हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ रहे थे और उद्देशिका के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज हमको बचे हुए हिस्से को पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम उस बचे हुए हिस्से की व्याख्या करेंगे, फिर संविधान की उद्देशिका के महत्व को समझेंगे, फिर समझेंगे कि संविधान की उद्देशिका का क्या इतिहास था। बच्चों, प्रीलिम्स के हिसाब से उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान की उद्देशिका क्या संविधान का अभिन्न भाग है, क्या उसमें संशोधन हो सकता है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संविधान की उद्देशिका के बचे हुए भाग की व्याख्या करना है। तो हमें पता है कि हमने सामाजिक राजनीतिक न्याय तक अच्छे से समझ लिया था। अब हमको समझना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस लाइन को समझना है। तो दोस्तों, इस लाइन में स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो चलिए इस शब्द को समझते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। आप लोग इस शब्द को बहुत सुनते होंगे, पर मुझे एक बार बताओ कि क्या होती है स्वतंत्रता। मैं देखूं तो आप लोगों में कितने लोग बता सकते हैं। सोचो एक मिनट। एक लाइन में अगर लिखने को कहा जाए कि स्वतंत्रता क्या होती है, तो जरा आप लोग लिख के बताइए। अब चलिए मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में कोई जानवर बंद है। तो आप क्या कहोगे कि ये जानवर स्वतंत्र नहीं है। यही बोलोगे ना, ये जानवर स्वतंत्र नहीं है। मैं कहूंगा क्यों स्वतंत्र नहीं है, तो आप कहोगे सर पिंजड़ा है ये और ये पिंजड़े में बंद है। हाँ, इसलिए आप कह सकते हो कि सर पिंजड़ा इसके भागने में सबसे बड़ी बाधा है। क्या है? बाधा, है ना। तो आप कहोगे सर ये कई सारी बाधाओं से घिरा हुआ है। पहली बाधा पिंजड़ा है, दूसरी बाधा इसका मालिक होगा, फिर तीसरी बाधा क्या रस्सी से भी बांधा गया हो। एक मान लो, अगर मान लो एक रस्सी से अंदर बांधा गया होगा, है ना। अब ये जानवर बना देता हूं ऐसे, तो क्या कहोगे सर ये स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, मैं कहूंगा स्वतंत्र नहीं है, आप कहोगे नहीं है। फिर मैं पूछूंगा क्यों स्वतंत्र नहीं है, तो आप कहोगे सर ये पिंजड़े में बंद है, रस्सी से बंधा हुआ है, साथ में सामने मालिक खड़ा हुआ है जो एक नंबर का खड़ूस है। तो ये सब क्या है? बाधा है ना। देखो, स्वतंत्र का क्या मतलब होता है, जो इस जानवर का मन हो वो वह करे, जो इसका मन हो वह काम करे, है ना। अगर अपने मन का ये काम नहीं कर पा रहा तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्वतंत्र नहीं है। अब बताओ, इसको कहीं और घूमने जाना होगा, नहीं जा पाएगा। स्वतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब क्या है? बाधाएं हैं। तो मैंने आपको तीन बातें बताई। पहली बात तो ये पिंजड़े में बंद है, हाँ, इसको आप क्या कहोगे? ये स्वतंत्र नहीं है। तो मैं कहूंगा क्यों स्वतंत्र नहीं है, तो आप कहोगे सर ये अपने मन का नहीं कुछ कर सकता। मैं कहूंगा फिर बताओ, अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो किसके कारण स्वतंत्र नहीं है, तो आप कहोगे सर कई सारी बाधाएं हैं। पहला बाधा पिंजड़ा, दूसरी बाधा मालिक, तीसरी बाधा रस्सी। तो मैं कहूंगा दोस्तों ये कैसे स्वतंत्र होगा। आप कहोगे सर अगर इन बाधाओं को हटा दिया जाए। कहने का मतलब है यदि पिंजड़ा हटा दिया जाए, है ना, उसका मालिक हटा दिया जाए और उसकी रस्सी हटा दी जाए, तो क्या हो जाएगा? वो स्वतंत्र हो जाएगा, अर्थात अपने मन का करने लगेगा। यही है ना। तो कहने का मतलब क्या होती है? स्वतंत्रता क्या होती है? बाधाओं से रहित होना, बाधाओं से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। तो एक लाइन आपने क्या निकाली कि किसी भी तरह के बंधन से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। अब उस जानवर को इमेजिन करिए कि कोई बंधन नहीं रह गया, अब वो अपने मन का कर सकता है। तो दोस्तों अब आपको बात समझ में आई कि बाधाओं से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। चलिए अब इसको हम व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से देखते हैं कि बाधाएं कैसी होती हैं, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक आदमी का महत्तम विकास कब होगा? जब वो बाधाओं से में रहे या बाधाओं से फ्री रहे, मतलब मुक्त रहे। आप बताइए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक लड़का
घर में क्या खाएगा, कहाँ घूमने जाएगा, क्या बोलेगा, किसकी पूजा पाठ करेगा, किससे शादी करेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, गाड़ी से जाएगा कि पैदल जाएगा, किस रूम में रहेगा, कौन सी मूवी देखेगा, कौन सी किताब पढ़ेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है एक लड़के के बारे में। अर्थात उसको खुद से करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या बताओ, इस लड़के का विकास होगा? अर्थात इस लड़के की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होगी? नहीं होगी ना। पर्सनालिटी कब डेवलप होगी? जब उसको काम करने की, घूमने की आज़ादी होगी, उसको स्वतंत्रता होगी, उसको कोई बाधा नहीं होगी उसके जीवन में, तभी तो उसका विकास होगा ना। महसूस हो रहा है ना इस बात को आप लोगों को? तो इसलिए स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना महत्तम विकास नहीं हो सकता। और दोस्तों, आपको पता है ना कि हमारा जो राज्य है ना, जिसको हम भारत बोलते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? हर नागरिक का महत्तम विकास। तो दोस्तों, महत्तम विकास नागरिक का कब होगा? जब उस नागरिक के जीवन में कोई बाधा नहीं होगी, अर्थात वो नागरिक स्वतंत्र होगा, तभी उसका विकास होगा। मेरी बात समझ में आ रही? पर याद रखिएगा, यहां स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि मुझको दिन रात अल्कोहल पीना है ना, या मुझे 120 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, तो ये भी स्वतंत्रता है। दोस्तों, ये स्वतंत्रता नहीं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं सामान्य भाषा में, या इसको स्वच्छंदता बोलते हैं, है ना। इनमें अंतर समझिएगा, ये कभी आराम से पढ़ाएंगे, है ना। अभी टॉपिक पे रहते हैं। तो स्वतंत्रता वह होती है जो मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है, और स्वतंत्रता का मतलब होता है सभी बाधाओं से मुक्ति। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको? तो चलिए अब समझते हैं मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने बताया कि स्वतंत्रता क्या है ना, और क्यों जरूरी है। दो चीजें बता दी, है ना। नागरिकों का विकास होना चाहिए, ये मैंने बताया, और क्या है? बाधाओं से रहित जीवन। दोस्तों, अब समझ में आई, आप समझिए कि नागरिकों में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। अभी आपको बाधाएं रस्सी लग रहा होगा बस, पर बाधाएं भी कई तरह की होती हैं। जैसे सामाजिक बाधा, एक व्यक्ति कई तरीके सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है, कई तरह के उसके कृत्रिम रूप से बंधन होते हैं। जैसे एक बंधन है कि कोई दलित मंदिर नहीं जा सकता था, तो क्या हुआ? ये समाज ने एक बंधन लगा दिया ना उसके, है ना। एक समय यह कहा जाता था कि यह दलित किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता था, तो यह भी क्या है? उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है ना, क्योंकि एक सामाजिक बंधन लगा दिया गया है। जैसे मैं आपको एक अभी उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, आज की क्लास लंबी होगी तो होने दीजिए। जैसे मान लो एक दलित है ना, अब इसकी कितनी तरह की रस्सी हैं। एक, ये मंदिर नहीं जा सकता था, है ना। दूसरा, ये राजनीतिक गतिविधियों में नहीं आ सकता था, है ना, या शादी समारोहों में नहीं जा सकता था अच्छे। जैसे एक है कि घोड़े में नहीं चढ़ सकते, है ना। तो इस तरह के कई तरह की रस्सियां लगी थी। शिक्षा नहीं ले सकते थे। ये सब क्या है? ये सब भाई रस्सियां ही तो हैं जो इसको क्या कर रही हैं? इसको बहुत से काम करने से रोक रही हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक जानवर का उदाहरण दिया था, तो जानवर अपने मन का नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको बांधा गया था, उसको कई तरह के जेल में रखा गया था। वैसे ही इस व्यक्ति को भी देखिए, कई तरह के सामाजिक बंधन से बांधा गया है। तो बताइए, क्या इसका विकास होगा? कभी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि इन सारी बंधनों को तोड़ दो। तो हमारे संविधान ने क्या किया? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता वाली रस्सी तोड़ दी। आर्टिकल 14 उसने भी क्या किया? जेल तोड़ दिया कि तुम्हें जो मन हो करो। आर्टिकल 15 तुम्हारा जहां मन हो वहां घूमो। आर्टिकल 16 तुम्हें जौन सी नौकरी करनी हो वो नौकरी करो। अर्थात आर्टिकल 14 का हथौड़ा चला, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, ये सब हथौड़ों ने क्या किया? सारे सामाजिक बंधन तोड़ दिए, अर्थात वो स्वतंत्र हो गया। मेरी बात समझ में? ऐसे ही महिलाओं के देखिए, है ना, 1000 तरह की हथकड़ियां लगी हैं। रात को 9 बजे के बाद नहीं जा सकते, नौकरी नहीं कर सकते, साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, घूंघट डाल के रहो, तेजी से ना हंसो, है ना, बैठो ऐसे, चलो ऐसे, कितने तरह के बंधन है ना। शादी कहाँ करना है हम बताएंगे,
है ना। तो संपत्ति लेनी है कि नहीं लेनी हम डिसाइड करेंगे, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना हम डिसाइड करेंगे, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना हम डिसाइड करेंगे। तो ये सब क्या है, बंधन है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन होंगे तो उसका विकास नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऐसी कोशिशें की कि वो भी बंधन खत्म हो जाए। अभी काम उस पर चल रहा है ना। तो अब कई तरह के बंधन होते हैं, सामाजिक बंधन, राजनीतिक बंधन, वैसे ही आर्थिक बंधन होता है। आर्थिक बंधन कैसे, जैसे मान लो मुझे पढ़ाई करनी है पर मेरे पास पैसा ही नहीं है ना, तो मैं पढ़ाई करने के लिए वाकई से मतलब वास्तविक रूप से कोई स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, आर्थिक बंधन है। पैसा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ूंगा बताओ, आर्थिक बंधन ही तो है ये। एक गरीब आदमी पढ़ सकता है क्या कहीं अच्छे कॉलेज में, तो कहा जा सकता है कि वो आर्थिक हथकड़ी से बंधा हुआ है। तो फिर क्या किया जाएगा दोस्तों, उसकी हथकड़ी को तोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, है ना, EWS योजना लाई जाएगी। तो समझ में आया, कई तरह के बंधन होते हैं, उन सभी बंधनों को तोड़ना ही क्या कहलाता है, स्वतंत्रता। इतना समझ में आया आपको। अब इस लाइन को पूरा देखिए, इस लाइन ने क्या क्या है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, वो कुछ भी बोल सकता है ना, वो कुछ भी लिख सकता है, वो कैसी भी मूवी बना सकता है, ये सब अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति के संदर्भ में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, समझाई। वैसे ही धर्म के संबंध में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, विश्वास के संदर्भ में भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है मान लो कि गाय एक पवित्र जानवर है, तो इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, आप अपने विश्वास को फॉलो कर सकते हो। अब मान लो किसी दूसरे का विश्वास है कुछ और चीज में, तो वो उस पर भरोसा करे, है ना। मुझे कौन सा धर्म मानना है, मेरा धर्म होगा, कोई और धर्म मानना चाहता वो अपना धर्म माने। अर्थात राज्य कोई भी बाधा नहीं लगा सकता कि तुम्हें यही धर्म मानना है। राज्य क्या, कोई व्यक्ति भी बाधा नहीं लगा सकता। अर्थात पूरी तरह से इस मामले में हमें क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, है ना। इन शब्दों को अब समझिएगा आप और इस चीज को समझिएगा, वरना आज की क्लास तो फिर और लंबी हो जाएगी, है ना। तो अब चलते हैं आगे। मैंने आपको जो स्वतंत्रता वर्ड है, जो सबसे जरूरी शब्द था जिससे सवाल बन सकते थे, वो आपको बता दिया। और ये भी बताया कि ये सब क्यों होना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, है ना। अगर मान लो आपको ये बता दिया जाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो आपका विकास होगा क्या, नहीं होगा ना। अर्थात आपके बोलने में भी अगर बाधाएं होंगी तो आप क्या करोगे, हमेशा डर के रहोगे, है ना, कुछ बोल नहीं पाओगे तो कुछ नया नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही। तो इस तरह से वो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण आज़ादी होती है। एक पर्सनालिटी को अगर डेवलप करना है तो उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको जो बोलना है वो खुलकर बोले, कोई डर नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी ये सब शब्द आपको समझने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, ये शब्द बहुत गहरे होते हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको 1 मिनट में बेवकूफ बना सकता हूं कि भाई अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोलो बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसको समझना पड़ेगा भी आपको, और जब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तब धीरे धीरे समझोगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, कहने का यह मतलब है, अवसर की समता शब्द समझिए, है ना, ये शब्द इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अवसर की समता का मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। जैसे मान लो कि मैं अरबपति अगर बनना चाहता हूं तो मुझे सारे अवसर हैं, मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं और अरबपति बन सकता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार मुझे अरब रुपए दे देगी, कहेगी लो बन जाओ, वो नहीं, अवसर हैं। कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी तरह का अवसर के लिए समान रूप से हकदार है। तो अवसर की समता होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी बिजनेस करना चाहूं तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे लिए ये एक अवसर है ना। और सभी को अवसर की समान रूप से समानता है। जैसे मान लो एक समय क्या होता था, एक समय होता था कि जैसे मान लो 4 वर्ग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप बताओ कि शूद्र को अवसर की समता होती थी क्या, नहीं होती थी। शूद्र कई व्यवसाय कर ही नहीं सकते थे,
अर्थात कभी वो जिंदगी में संपन्न हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास अवसर ही नहीं थे। जैसे बताओ, आप लोगों के पास अवसर है ना आईएएस बनने का, आप किसी भी जाति से संबंधित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समान रूप से अवसर दिए जा रहे हैं, है ना। आप किसी भी धर्म के हो, कोई असर नहीं पड़ता, आपको समान रूप से अवसर दिए जा रहे हैं, है ना। आप किसी भी जेंडर से संबंधित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अवसर दिया जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? इस अवसर की समता का क्या मतलब है? यही मतलब है कि भारत में हर नागरिक को अवसर की समानता होनी चाहिए। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर समता वर्ड लिखा है, समानता नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, समता व समानता में अंतर होता है। जैसे एक घर है, एक घर में एक 40 साल के व्यक्ति हैं और एक 3 साल की बच्ची है। अगर उस घर में 6 रोटी हैं तो समानता यह कहेगी कि 3 रोटी व्यक्ति को दो और 3 रोटी उस बच्ची को दो, ये तो हो गया समानता। पर समता क्या कहेगी? समता यह कहेगी कि जो व्यक्ति है उसको 5 रोटी दो और जो बच्ची है उसको 1 रोटी दो, है ना। अब आप बताओ कौन सी स्थिति ज्यादा सही है? समानता ज्यादा सही है कि समता ज्यादा सही है? महसूस हो रहा है? अब एक बच्ची को 3 रोटी दे दोगे तो 2 फेंक देगी, और उस व्यक्ति को 3 रोटी दोगे तो उसकी भूख भी नहीं जाएगी। लेकिन समता में क्या था कि एक बच्ची को रोटी दो और 5 उस व्यक्ति को रोटी दो। तो समता ये होता है, समता का मतलब जिसको जितनी जरूरत हो उस हिसाब से दो। यही देखिए भारत में होता है ना। अब आप कहोगे कि आईएएस बनने के लिए सामान्य वर्ग को 6 अवसर और एससी वर्ग को ज्यादा अवसर क्यों दिए जाते हैं, है ना। जैसे ओबीसी को 9 अवसर दिए जाते हैं, ठीक। जैसे जनरल को 6, है ना, ओबीसी को 9। तो भाई ऐसा क्यों, समान रूप से क्यों नहीं, है ना। तो दोस्तों ये समता वर्ड यूज किया गया है, याद रखिएगा। मैंने आपको रोटी का उदाहरण बता दिया है, और ना समझ में आए तो मेरी एक लेक्चर सीरीज पड़ी है आरक्षण, दोस्तों इसको जरूर देखिएगा, और इसके बाद ये सब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर अवसर की समानता की बात की गई है। तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि भारत के हर नागरिक को अवसर की समता होनी चाहिए। वो आर्थिक अवसर हो, मतलब कोई भी बिजनेस करना चाहता हो, वो राजनीतिक अवसर हो, अर्थात चुनाव लड़ना चाह रहा हो, मान लो वो सामाजिक अवसर हो, मान लो वो समाज में कुछ करना चाह रहा हो, ठीक। तो ये हुई अवसर की समता। अब चलते हैं तीसरी लाइन में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो देखिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। तो यहां सबसे मेन वर्ड समझेंगे हम कि बंधुता का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इस लाइन में याद रखिएगा, जो अखंडता वर्ड है ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। पहले नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, है ना। चलिए पहले बंधुता को समझते हैं क्या है। बंधुता का मतलब होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। दोस्तों ये एक भावनात्मक शब्द है। आप देखिए कि हम सबके अंदर एक भाईचारे का गुण होता है ना। अर्थात हम सब किसी भी धर्म से हों, किसी भी वर्ग से हों, लेकिन सब एक भारतीय परिवार के हिस्से हैं। अर्थात हम सब एक दूसरे को भारतीय समझते हैं और एक दूसरे से लगाव रखते हैं। देखो अभी तक जो हम सब पढ़ रहे थे वो सब राज्य से संबंधित था, लेकिन ये समाज से संबंधित है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि देश के सभी लोगों में एक भाईचारे की भावना हो, अर्थात देश के सभी लोगों में भावनात्मक लगाव हो। मेरी बात समझ में आ रही? कोई अपने आप को हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख या कोई ईसाई ना समझे, सब अपने आप को पहले भारतीय समझें, है ना। लोगों के बीच में मतभेद ना हो। बात समझ में आ रही मेरी? ये है बंधुता, अर्थात सभी भारतीय एक दूसरे को भाई बहन समझते हो, एक दूसरे को भावनात्मक लगाव के साथ देखते हो,
है ना। तो इसको बोलते हैं बंधुता। इसका जस्ट उल्टा होता है संप्रदायवाद, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, है ना, हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हो। तो ये सब क्या है, बंधुता के जस्ट अपोजिट है। जैसे क्षेत्रवाद, तुम गुजरात के हो हम बिहार के हैं, तो भारत को भूल गए, गुजरात और बिहार में आ गए, है ना। तुम मराठी हो हम दक्षिण भारत के हैं, तो ये भी क्या है, बंधुता के जस्ट अपोजिट है। क्यों, ये सब भाईचारे की भावना को कमजोर कर रहा है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सब क्या है, जस्ट बंधुता का अपोजिट है। अब एक सवाल आता है कि बंधुता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए आप, हम लोग एक राष्ट्र गान गाते हैं, हम लोगों का एक राष्ट्र चिन्ह है ना, हम लोगों का एक राष्ट्रीय पशु है, एक राष्ट्रीय झंडा है। आप देखिए, जब हम लोग राष्ट्रीय झंडे को देखते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह जाते, हम सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं, हम सबका गर्व से छाती फूल जाती है। तो ये क्या है, ये भाईचारे की भावना है एक, है ना, यही है फ्रेटर्निटी। समझ में आया। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय झंडे का क्या महत्व है, कभी भी आ सकता है मेंस में, तो आप लिखोगे कि राष्ट्रीय झंडा हम सब के अंदर एक भारतीयता की पहचान को बनाता है और हम सब एक दूसरे से बंधुता के भाव के साथ मिलते हैं, भाईचारा की भावना बढ़ाता है, भावनात्मक लगाव बढ़ाता है ना। जैसे आप देखिए कि कहीं भी पंजाबी गाने बज रहे हैं पूरे भारत में, कहीं भोजपुरी गाने बज रहे हैं पूरे भारत में, तो क्या है, हम लोगों में सब समान रूप से रह रहे हैं, किसी भी तरह का भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं कर रहे, क्षेत्र के आधार पर विभेद नहीं कर रहे। तो ये सब क्या है, हमारी बंधुता है और इसी को हमें हमेशा बनाए रखना है और बढ़ाना है। और याद रखिएगा, दो बातें इसके साथ और बोली गई हैं। ये तो कहा गया है कि बंधुता को बढ़ाना है, अर्थात भाईचारे की भावना रखनी है। समझिएगा कि भारतीय संविधान इतनी खूबसूरती के साथ लिखा गया है, एक एक शब्द को इतनी खूबसूरती के साथ लिखा गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहां देखिए, ये तो कहा है कि हमें अपनी बंधुता को बढ़ाना है, अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, पर साथ में यह भी कहा है कि व्यक्ति की गरिमा के साथ, देश की एकता व अखंडता के साथ, अर्थात इस शब्द को और समझिए। जैसे मान लो ये घर है एक, है ना, जैसे मान लो ये घर है और घर में तीन तरह के लोग रह रहे हैं, है ना, ऐसे मान लो तीन तरह के लोग रह रहे हैं। इस घर के मुखिया का उद्देश्य है कि ये तीनों हमेशा साथ रहें, अर्थात इन तीनों में क्या हो, भाईचारा हो, अर्थात ये तीनों मिल के रहें। तो क्या कहेगा, वो तीनों को एक से कपड़े पहनाएगा, है ना, वो तीनों को एक सी एजुकेशन देगा, वो तीनों को एक कोर्स में एडमिशन देगा। क्या भरोसा तीनों को एक साथ नौकरी लगवा दे कि ये तीनों एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। क्या भरोसा तीनों की एक ही जगह शादी कर दे कि तीन बहनें आएंगी शायद आपस में मिल के रहें। पर दोस्तों, इस लड़के को कहीं और शादी करनी थी, है ना, इस लड़के को कहीं और शादी करनी थी मान लो। अब पिताजी इसके क्या कह रहे हैं, मुखिया क्या कह रहे हैं, नहीं तुम तीनों एक घर में शादी करोगे। पर ये क्या कर रहा, इसको अलग शादी करनी है, लेकिन ये दबाव में आके क्या करेगा, चलो ठीक है भाई पिताजी कह रहे हैं तो कर लिया जाएगा एक ही घर में। तो ये क्या हुआ, यहां पर हमने व्यक्ति की गरिमा को महत्व नहीं दिया, इस व्यक्ति की गरिमा को महत्व नहीं दिया, हमने भाईचारे की भावना बनाए रखने के चक्कर में बेचारे की डिग्निटी को दांव पे लगा दिया, है ना, अर्थात हमने इंडिविजुअल को कोई महत्व नहीं दिया और हमने क्या किया, हमने भाईचारे को मजबूत किया। तो आपको लगेगा कि सर ये तो ठीक है ना, ये तो भाईचारा जरूरी है ना। मान लो कहीं और शादी करता फिर आके घर में बवाल होता, है ना। तो भाई दोस्तों ये सही नहीं है। आप बताओ, ये अगर अपने मन से शादी नहीं कर पाएगा तो क्या इसके जीवन का विकास होगा, ये हमेशा तनाव में रहेगा, इसका परिवार से लगाव खत्म हो जाएगा, कहेगा ये परिवार तो मुझे साधन बना के रखा है, मेरे मन का कुछ होने ही नहीं देता। मेरी बात समझ आ रही। तो इसी तरह कुछ होगा, अर्थात हमारे संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में भाईचारे की भावना तो बनाए रखी जाए, पर हर एक व्यक्ति की गरिमा के साथ, अर्थात मुस्लिम जिस तरह जीना चाहते हो जिए, हिंदू जिस तरह जीना चाहते हैं जिए, सिख जिस तरह जीना चाहते हैं जिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, पर साथ भी रहें, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ रहा है मतलब ये कि तुम कहीं भी शादी करो,
तुम कहीं भी शादी करो, तुम कहीं भी शादी करो, तुम कुछ भी पढ़ाई करो, तुम कैसे भी कपड़े पहनो, तुम कुछ भी खाओ, पर ऐसा वैल्यू सिस्टम हम विकसित करेंगे कि ये सब एक साथ हमेशा रहें। समझ आ रहा? ये सब एक साथ हमेशा रहें। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको बांध कर या दबा कर ही एक साथ रखा जाता है। आप याद कर लीजिए अच्छे से कि कभी भी किसी को डरा के एक साथ नहीं किया जा सकता, जितना अच्छा उनको खुशी खुशी किया जा सकता है। आप देखिए कि कभी कभार ये बात उठती है ना कि जैसे एक बात उठती है, जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया वाले कोई डिमांड करते हैं, तो कई बार आप लोगों को ये ऐसा महसूस होने लगता है कि यार ये लोग भारतीय नहीं है क्या, है ना। मान लो उन्होंने मांग की कि उन्हें एक विशेष तरह के कपड़े पहनने हैं, आप कहोगे ये विदेशी स्टाइल अपनाते हैं, ये लोग भारतीय नहीं है। तो क्या इस तरह से अखंडता या भाईचारा मजबूत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जब आप नॉर्थ इंडिया वालों के ऊपर दबाव डालेंगे तो उनको चिढ़ होने लगेगी कि यार पूरा भारत हमें अपनी तरह से जीना चाहता है, मतलब हमें अपनी तरह से बनाना चाहता है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। सेम वैसे ही जैसे इस लड़के के साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ, वो हिस्सा अलग रहने लगेगा और धीरे धीरे कटने लगेगा। तो दोस्तों, किसी को डरा के आप नहीं अपने साथ शामिल कर सकते, पर प्यार से जरूर शामिल कर सकते हो। जैसे एक समय आंध्र प्रदेश ने कहा कि वहां के लोगों ने कहा हमें भाषा के आधार पे अलग राज्य चाहिए, तो कई लोगों ने कहा कि इससे तो देश की अखंडता खंडित हो जाएगी, भाषा के आधार पे आप बन जाओगे, फिर किसी दिन कहोगे हमें देश के तौर पे बना दो। पर हम लोगों ने कहा ठीक हम बनाते हैं, और हमने उसे भाषा के आधार पे बनाया भी, तो क्या वो अलग हो गया क्या? वो तो और हमारे साथ मिल गया। आप खुद सोचो कि जब इस परिवार में हर लोग अपने मन का काम करेंगे तो ये अलग होने की कोशिश करेंगे क्या? ये तो और खुश खुश होकर रहेंगे कि यार परिवार हो तो ऐसा, हम कुछ भी करें कोई रोक टोक नहीं, है ना। तो ये होता है। लेकिन मान लो जब कोई लड़का कोई एक्सट्रीम कदम उठाने की कोशिश करे तो फिर मुखिया जी को टाइट होना चाहिए और मुखिया जी को फिर डंडा चलाना चाहिए। जैसे भारत में एक समय खालिस्तान की मांग की उठी तो इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और उनको शांत करा दिया। तो जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई बात हो तब एक्शन लेना चाहिए, छोटी छोटी बात पे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? फिर ये सब बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें लिखा है दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा हमारा संविधान इस दिन लगभग बन गया था और साइन हो चुके, है ना, और कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, है ना। अर्थात मैं फिर कह रहा हूं इस दिन हमारे संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। ठीक, इस तरह ये प्रस्तावना पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रस्तावना के महत्व को समझें कि आखिर इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। कभी भी महत्व पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा महत्व इसका यह है कि यह बताता है हमको कि हमारे संविधान के शक्ति का क्या स्रोत है ना। पहली बात तो यह बताता है ये उद्देशिका कि हमारे संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। ये उद्देशिका ही तो हमारी बता रही है। तो हमारी उद्देशिका क्या बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। साथ में मैंने आपको बताया था कि इस उद्देशिका को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे राज्य का क्या स्वरूप है, हमारे राज्य का क्या स्वरूप है, या राज्य की हमारी क्या विशेषता है ना। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता करते हो आप, है ना, हमें तो नहीं पता चला। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि हमारा संविधान संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व गणराज्य है। हमने ये शब्दों को समझा था। अच्छा, गणराज्य हम पढ़ाना भी भूल गए थे, गणराज्य पे बात कर लेंगे अभी, है ना। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको पढ़ाया नहीं है तो इसको भी समझ लेंगे। तो चीजें समझ में आ गई आपको, है ना। तो ये आपको चीजें समझना है कि इसने हमारे राज्य के स्वरूप को भी बताया है ना। ये हमारे राज्य का स्वरूप है, ऐसे ही तो हमारा राज्य। कोई पूछे कि हमारा राज्य कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप बता दोगे हमारे उद्देशिका को देख के कि हमारा राज्य संप्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, वह गणराज्य है। क्लियर? कोई शंका? तो इस तरह आप कह सकते हो कि हमारे संविधान की उद्देशिका, हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे देश का स्वरूप भी बताती है। तीसरी बात,
आप कहोगे और क्या इसकी खासियत है, क्या महत्व है हमारे संविधान की उद्देशिका का? तो मैं बोलूंगा दोस्तों, हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे भारत के सपनों को भी बताती है, भारत के सपनों को भी बताती है, या कहिए कि भारत के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में भी बताती है। अब आप कहोगे आपको कैसे बताती है? मैं कहूंगा ये देखिए, इसको थोड़ी साफ कर दूं। हमने क्या बताया, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िए तो आप क्या देखोगे कि उसके समस्त नागरिकों को, अर्थात भारत के समस्त नागरिकों को क्या क्या करना है, न्याय दिलाना है, स्वतंत्रता भी दिलानी है, अवसर की समानता भी दिलानी है और बंधुता भी बढ़ानी है, और देश की एकता व अखंडता को भी हमें बढ़ाना है। तो ये सब क्या है, ये सब उद्देश्य ही तो हैं। और आप देखिए हमारी जो सरकार है वो इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। आप किसी भी सरकारी योजना को देख लीजिए, किसी भी कानून को उठा लीजिए, आप पाओगे कि इन्हीं उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। किसी भी की आप बात कर लीजिए, मैं कह रहा हूं मनरेगा की बात करिए तो आर्थिक न्याय है ना, मैं कह रहा हूं दहेज रोकथाम का जो बिल है वो किसके लिए है, सामाजिक न्याय है ना। आप किसी की भी बात कर लीजिए, जो किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं 6,000 रुपए साल के, वो आर्थिक न्याय है। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक न्याय है। आप देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी है। आप किसी की भी पूजा पाठ करो, कोई रोक टोक नहीं है। साथ में अवसर की समानता के लिए हमने क्या किया, आरक्षण किया। तो आप देखिए आरक्षण भी इससे संबंधित है ना। व्यक्ति की गरिमा के लिए हम लोग कई तरह के कानून व नियम है। वैसे ही राष्ट्र की एकता के लिए भी हम लोग ने कई प्रावधान कर रखे हैं, सकारात्मक प्रावधान व नकारात्मक प्रावधान। सकारात्मक प्रावधान जैसे हम लोग ने कहीं भी आप घूम सकते हो, हाँ कहीं भी निवास कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई रोकेगा। सिंगल सिटीजनशिप है, अर्थात आप भारत के नागरिक हो बस, है ना, ऐसा नहीं कि एमपी के नागरिक, यूपी के नागरिक। ये सब क्या है, भारतीयता की भावना बढ़ाने के लिए। नकारात्मक भी क्या है कि जैसे ही आप अलग होने की मांग करोगे आपको जेल में डाला जाएगा और आपके डंडे लगाए जाएंगे, है ना। तो नकारात्मक भी प्रावधान किए गए हैं एकता को बढ़ाने के लिए। तो आप समझ जाइए कि हमने इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें की हैं। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सामाजिक न्याय के लिए कि सबको भूख लगती है तो खाना मिलना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य मिशन आयुष्मान, वो भी सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा मिले, वो भी सामाजिक न्याय के लिए। तो दोस्तों ये सब चीजें आप समझिए। ट्रांसजेंडर को हमने अधिकार दिए, वो भी सामाजिक न्याय के लिए। तो ये देखिए ना कि हमारे भारत का कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी नीति इन्हीं सबको प्राप्त करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे संविधान का यही उद्देश्य है। बात समझ में आई? हमारे संविधान का, हमारे देश का यही उद्देश्य है। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं इसको। और जब मैंने कहा था कि यही हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति है, तो आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो? अच्छा बताइए, रूस में क्रांति हुई तो क्या हुआ, समानता लाने के लिए हुई ना। आप देखिए कि हमारी यही संविधान की उद्देशिका सामाजिक न्याय की बात कर रही है, अर्थात यही समानता होती है, ठीक। जो रूस में, है ना, क्रांति से लाया गया वो हमने अपनी संविधान की उद्देशिका से लाए हैं। तो आप समझ जाइए ये भी एक क्रांति है ना। जैसे फ्रांस की क्रांति से वहां क्या लाई गई, समानता लाई गई, बंधुता लाई गई। तो हमारे इसमें भी आप देखिए बंधुता, है ना, वह समानता है। यह भी क्या हुआ, जो फ्रांस की क्रांति ने किया वो हमारा संविधान की उद्देशिका कर रही है। तो कह सकते हो आप कि यह भी एक क्रांति है ना, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांति। क्योंकि देखिए हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे पूरे समाज को नया कर रही है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप दे रही है और हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप दे रही है। याद करिए 1947 के जस्ट पहले, अच्छा 1950 करते हैं, है ना, 1950 के जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या हुआ। पहले देखिए आप कि एक वर्ग को ही वोट देने का अधिकार था। भारत में केवल 13% लोगों को वोट देने का अधिकार था। जस्ट इसके बाद 100% लोगों को अधिकार मिल गया, जो लोग एक निश्चित उम्र से ऊपर है। तो इसका क्या हुआ मतलब, इसका मतलब हुआ क्रांति, इतना बड़ा परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है किसी एक छोटी सी समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाना।
समझ में आई बात। आप देखिए कि पहले किसी एक आदमी के पास हजारों एकड़ जमीन होती थी और बाकी के पास एक भी जमीन नहीं होती थी। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, कोशिश की गई कि सबको भूमि मिले, आर्थिक क्रांति हो गई, आर्थिक क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन। तो दोस्तों इस तरह कह सकते हो कि हमारे संविधान की उद्देशिका सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्रांति है। ये सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छी जगह से पढ़ के बताई हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और आज से आने वाले 4 या 5 साल या 10 साल में जब भी आप एग्जाम दें, इसको लिखिएगा और फिर देखिएगा कि आपका सिलेक्शन होने का कितना चांस बढ़ जाएगा। देखिए, मैं एक्सट्रीम पे कोई बात नहीं करता कि हो ही जाएगा, है ना। मान लो एक सब्जेक्ट में लिख के आए होगे, दूसरा पढ़ ही के नहीं गए होगे, आप तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको झूठे सपने दिखाना नहीं है, या आपको क्या कहा जाता है उसको, ताड़ में नहीं, किसी पेड़ में बैठा देना नहीं है, ताड़ के झाड़ में। मुझे कहावत याद नहीं आ रही, जो भी हो, मैं आपको बहुत सच्चाई के साथ रखूंगा अपने साथ। तो समझ में आ रही बात आपको दोस्तों। ये है हमारे संविधान का महत्व। सपने हैं, साथ में आप ये भी कह सकते हो कि हमारा संविधान निर्माताओं के दिमाग की एक समझ है। कहोगे इसका क्या मतलब? अब मैं बताता हूं। जैसे मान लो क्या हुआ कि उस लाइन को भूल जाइए जो अभी मैंने कहा, एक लाइन और सुनिए। कहा जाता है कि ये की है, कुंजी है, चाबी है। आप कहोगे किसकी चाबी है? तो मैं कहूंगा संविधान बनाने वाले लोगों के दिमाग की, संविधान बनाने वाले लोगों के दिमाग की, लोगों के दिमाग की। आप खुद सोचिए, जब आप उद्देशिका को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि हमारे संविधान सभा जो में लोग थे वो कैसे भारत को चाहते थे, उनका कैसा सपना था, वो भविष्य में किस तरह के भारत को देखना चाह रहे थे। वो ऐसे भारत को देखना चाह रहे थे यहां पर कोई गरीबी ना हो। याद करिए, देखिए आप लोग कभी नहीं मिले ना नेहरू जी से, पर आज आपको नेहरू जी का दिमाग समझ में आ रहा होगा। आप कभी पटेल जी से नहीं मिले ना, पर आज आपको पटेल जी का दिमाग समझ में आ रहा होगा, कि या मुंशी जी का दिमाग समझ में आ रहा होगा, भीमराव अंबेडकर जी का दिमाग समझ में आ रहा होगा। इन सब के दिमाग को आप आज महसूस कर पा रहे होगे, अर्थात आपके पास चाबी मिल गई अब इनके दिमाग को जानने की। आप समझ रहे होंगे कि ये लोग कैसा भारत चाहते थे, इनकी आंखों में किस तरह के भारत को लेकर सपना था। और जरा आज खुद सोचिए कि हम किस तरह के भारत में हैं। तो यही कहते हैं कि इनके दिमाग की हमें चाबी मिल गई थी, या ये कह सकते हो आप कि संविधान की भी तो हमें चाबी मिल गई। हमें पूरा संविधान समझ में आ गया कि कैसा ये काम करेगा, है ना। तो इसको आप चाबी भी बोल सकते हो, यह भी इसका महत्व है। और एक इसका सबसे बड़ा क्या महत्व है कि संविधान में कई ऐसी 2 बातें लिखी गई हैं जो आपस में विरोधाभास रखती हैं, तो इसको भी समझने में काफी मदद मिलती है ना। कहा जाए कि समाज में कई ऐसी बातें हैं जिसको संविधान में कई ऐसी बातें हैं जो आपस में विरोध दिखाती हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि एक में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार होगा, है ना। पता है ना आपको, 19 में कहा गया था, 19(4) में, ठीक। और एक में कहा गया था कि समानता के लिए, है ना, संपत्ति का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। मतलब स्पष्ट इस तरह नहीं कहा गया था, पर यह कहा गया था कि संपत्ति या संसाधन का किसी एक जगह केंद्रण नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 39 में, है ना। तो आप बताओ, ये दोनों बातें तो आपस में विरोधाभासी लग रही हैं। अर्थात एक जगह कहा जा रहा है एक व्यक्ति जितनी संपत्ति चाहे उतनी रख सकता है, पर दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति नहीं हो जानी चाहिए कि दूसरे को नुकसान हो। तो कहने का क्या मतलब है, इन दोनों बातों में क्या है, विरोधाभास दिख रहा है। तो कैसे समझ में आएगा कि ये क्या सही है क्या गलत? भाई संविधान सभा जिन्होंने बनाया था वो तो अब खत्म हो चुके, अब वो तो बता नहीं सकते कि हमने किस उद्देश्य के साथ बनाया था। अब हमें तो केवल ये 2 बातें दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत संविधान की उद्देशिका देखेंगे। और संविधान की उद्देशिका को जैसे ही हम देखेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अर्थात उनके दिमाग की चाबी है ना हमारे पास, तो हम उनके दिमाग को समझ जाएंगे और समझ जाएंगे कि वो एक ऐसा भारत चाहते थे यहाँ पे स्वतंत्रता भी हो और समानता भी हो। अर्थात हमें क्या करना है, उनकी तो जमीन ले लेनी है जिनके पास बहुत ज्यादा है,
और उनको जरूर देनी है जिनके पास बिल्कुल नहीं है। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि हमारे संविधान सभा के क्या इरादे थे, ये हमारी संविधान की उद्देशिका बताती है। और याद रखिए, इरादों को बिना समझे आप किसी बात को नहीं समझ सकते। जैसे मान लो कि मैं कहूं सैंधव लाओ, है ना, मैं कहूं सैंधव लाओ, आप कहोगे सैंधव क्या होता है? तो सैंधव का एक मतलब होता है नमक और एक मतलब होता है घोड़ा, है ना। तो भाई आप ये बताओ, मैं आपसे कहूंगा सैंधव लाओ, तो आप क्या लाओगे, नमक या घोड़ा? ये आप नहीं कंफर्म करोगे जब तक आपको मेरा इरादा ना पता हो। अगर मान लो मेरा इरादा युद्ध लड़ने का है तो आप घोड़ा लाओगे, और अगर आपको पता है मेरा इरादा खाना खाने का है तो आप नमक लाओगे। तो मेरे शब्दों का मतलब कहां से निकलता है? मेरे इरादे से, अर्थात मेरे मन की बात से, है ना। तो अब आप बताओ, हमारे संविधान की उद्देशिका क्या कर रही है? सभी संविधान निर्माताओं के मन की बात बता रही है, उनके इरादों को बता रही है, तभी तो हम सही मतलब समझ पाएंगे अपने संविधान का। समझ में आई बात दोस्तों? तो ये है हमारे संविधान की उद्देशिका का महत्व। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है कि भाई इसका इतिहास क्या है। अब प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ चीजें हम लोग देख लें। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा इतिहास क्या है ये समझिए आप। जब संविधान सभा बनी थी, है ना, तो आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें क्या कहा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को याद करिए, जिसमें कहा गया था हम एक संप्रभु गणराज्य की निर्माण करेंगे, हम एक ऐसे राज्य को बनाएंगे जहां अल्पसंख्यकों को अधिकार हो, हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हो, है ना, हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां पर हमारा अतीत का गौरव मिले हमें, है ना, अर्थात हम पहले कितने सोने की चिड़िया जैसे थे वैसे हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जहां एकता व अखंडता हो। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। अभी कहानी समझिएगा पूरी। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की उद्देशिका का मुख्य स्रोत है। आप देखिए, अभी मैंने जो बातें उद्देश्य प्रस्ताव में पढ़ाई वही बातें तो उद्देशिका में आपको दिखती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, एकता व अखंडता। तो आप कह सकते हो कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उस संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव से निकली हुई है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारी, अच्छा अभी आपको यह भी बता दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्यों था, है ना, ये थोड़ी महसूस हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अगर मैं आपको कोई काम देता हूं, है ना, जैसे मैंने आपको काम दिया कि आपको एक नोट्स बनाने हैं, है ना, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये भी बता दूंगा ना एक कि यार नोट्स सरल भाषा में बनाना, है ना, थोड़ी राइटिंग साफ साफ रखना, है ना, थोड़ी दूर दूर लिखना। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा उद्देश्य है कि ये सभी लोगों के समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, जब नोट्स बनाने की शुरुआत होनी थी तो उसके पहले कुछ एक दृष्टिकोण विकसित कर लिए, एक अप्रोच विकसित कर लिया कि हमको कैसे कैसे आगे करना है। तो दोस्तों, वैसे ही जब संविधान सभा बनी थी और उसका काम क्या था, संविधान को बनाना, तो उसके पहले हम लोगों ने कुछ उद्देश्य डिसाइड कर लिए थे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। बात समझ में आई? जैसे आप लोग जब नए शहर पढ़ाई करने जाते हो तो दिमाग में एक उद्देश्य बना लेते हो कि यार हमें वहां रात दिन पढ़ना है और फिर नौकरी पाके ही वापस आना है ना। तो एक उद्देश्य बना लेते हो ना, पहले एक अप्रोच बना लेते हो। तो वैसे ही हमारे संविधान सभा वालों ने भी एक दिमाग में अप्रोच बनाया था, जिसको हमने 13 दिसंबर को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को हम सबने इसको स्वीकार कर लिया था। जैसे आपको पता होगा, जब हम लोग फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों ने पहली क्लास में आपस में बातें की थी, हमने कुछ उद्देश्य डिसाइड किए थे और फिर मैंने बताया, आपने स्वीकार कर लिया कमेंट के माध्यम से, है ना। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया और फिर पूरी संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया और वही जाके बाद में उद्देशिका बनती है ना। अब हमारी उद्देशिका में यूएसए का भी प्रभाव है। जैसे हम भारत के लोग कहा गया, यूएसए में यूएसए के लोग कहा गया है। हमारे रूस का भी प्रभाव है, रूस की क्रांति का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये रूस से प्रभावित है। फ्रांस का भी हमारा प्रभाव पड़ता है, फ्रांस की क्रांति का, हमने जिसमें समानता व बंधुता की बात की है, तो ये भी है। साथ में आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान
की उद्देशिका लिखी गई है वो किसने लिखी है? वो लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने। और आपको पता होगा इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा हुआ है, और इनसे पूछा गया था ना कि आप कितनी सैलरी लोगे, इन्होंने लिखा पूरा संविधान है, तो उद्देशिका भी लिखी है इन्होंने, साथ में इन्होंने एक भी रुपए नहीं लिया, बस कहा था कि मैं संविधान में अपना नाम व लास्ट में अपने दादा का नाम लिखूंगा। और कभी जब संविधान की मूल प्रति देखोगे तो आप पाओगे कि बाद में उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक, क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। साथ में आपको यह भी बता दूं कि जो हमारी संविधान की उद्देशिका है वो बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है। आप देखिए ये किनारे किनारे जो डिजाइन बनी है, ये डिजाइन किसने बनाई थी पूरी? ये डिजाइन शांति निकेतन के प्राचार्य नंदलाल बोस व उनके स्टूडेंट बिहुवर राम मनोहर जी और नंदलाल बोस जी, दो लोगों ने मिलकर बनाई थी। तो याद रखिएगा, लिखा किसने था? प्रेम जी ने और बिहुवर जी ने और नंदलाल बोस जी ने इसकी डिजाइन बनाई थी। ये चीजें याद रख लीजिएगा। किसका किसका प्रभाव पड़ा ये भी मैंने बता दिया। और अब एक शब्द छूटा जा रहा था, उसकी चर्चा करते हैं, है ना। तो चलिए, वो शब्द क्या था? वो शब्द था गणराज्य। इसकी व्याख्या मैंने नहीं की थी, अभी कर देता हूं। गणराज्य का क्या मतलब होता है? तो देखिए, गणराज्य वह शासन प्रणाली है ना, गणराज्य वह शासन प्रणाली है जहां पर राज प्रमुख निर्वाचित होता है। ठीक, या तो प्रत्यक्ष तरीके से या तो अप्रत्यक्ष तरीके से। तो आप कहोगे सर इसका अपोजिट क्या होता है? तो मैं कहूंगा इसका अपोजिट ऐसे देश यहां पर राज प्रमुख निर्वाचित नहीं होता, जैसे मान लो इंग्लैंड, है ना। अब इंग्लैंड में क्या है? जो इंग्लैंड का राज प्रमुख है, वहां की महारानी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि महारानी क्या है? निर्वाचित नहीं होती, वो एक परिवार से संबंधित होने के कारण होती है। तो ऐसे जगह को कहते हैं राजतंत्र। अर्थात जिस देश में राज प्रमुख निर्वाचित ना हो, या कहिए किसी एक विशेष वर्ग या कोई एक विशेष परिवार का ही व्यक्ति बने, तो उसको बोलते हैं राजतंत्र, है ना। लेकिन वहीं गणतंत्र क्या है? गणतंत्र वह देश है जहां पर राज प्रमुख निर्वाचित होता हो, या तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। जैसे प्रत्यक्ष कहां होता है? यूएसए में, और अप्रत्यक्ष कहां होता है? भारत में। आप देखिए इंडिया में राज प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, और वो निर्वाचित होते हैं। तो आप कह सकते हो सर गणराज्य का मतलब ऐसे देश से है जहां का राज प्रमुख निर्वाचित होता हो, या यह भी कहा जा सकता है कि जहां का राज प्रमुख कोई भी नागरिक बन सकता हो। आप देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात से संबंधित हो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। राष्ट्रपति हर व्यक्ति बन सकता है अगर वह भारत का नागरिक है और कुछ न्यूनतम शर्तों को पालन करता है, और वो शर्तें सबके लिए एक होंगी, है ना। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, पर गणतंत्र में ऐसा होता है। तो क्लियर, गणतंत्र का एक साफ सा मतलब है यहां का राज प्रमुख जनता के द्वारा चुना गया हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ ली। अब सवाल उठता है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है कि नहीं, है ना। अभिन्न भाग है कि नहीं। जैसे मैं कहूं कि यह कपड़ा मेरा अभिन्न भाग है कि नहीं, मैं कहूंगा नहीं है, कल इसको उतार के मैं दूसरा पहन लूंगा, परसों तीसरा पहन लूंगा, है ना। तो ये अभिन्न भाग नहीं है। अभिन्न भाग वह भाग होता है जिसको अलग ही ना किया जा सके। बात समझ में आई? दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि पहले तो हमारा पूरा संविधान लिख दिया गया, फिर उसके बाद उसमें उद्देशिका जोड़ी गई थी। अब आप कहोगे सर बाद में क्यों जोड़ी गई? तो जैसे कि मैंने बताया, ये पहचान पत्र है ना हमारा, है ना। अब पहचान पत्र कब आता है किसी का? किसी के जन्म लेने के बाद आता है कि जन्म लेने के पहले ही आ जाता है? या मैंने कहा था यह सारांश है, तो आप सारांश कब लिखते हो? जब पूरा निबंध लिख लेते हो उसके बाद लिखते हो, कि पहले सारांश लिख देते हो फिर निबंध लिखते हो, है ना। तो पहले हमने पूरा संविधान लिखा, फिर उसके बाद हमने उसका सारांश लिखा, है ना। तो बाद में लिखा, ठीक है। तो कई लोगों को यह लगता है कि यह सारांश का इससे कोई मतलब नहीं है,
है ना। तो कई लोग सोचते थे कि यह संविधान का अभिन्न भाग नहीं है। हमारा संविधान क्या है, आर्टिकल 1 से शुरू होता है और उसके पहले जो लिखा है ना प्रियम्बल, वो संविधान का अभिन्न भाग नहीं है, अर्थात हमारे संविधान से उसको अलग किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता। और यह सवाल एक नया सवाल भी पैदा करता है। एक नया सवाल यह है कि हमारे संविधान का हमारी उद्देशिका का संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आप कहोगे ये कैसा सवाल है। तो जैसे मैंने कहा कि जो आर्टिकल 368 है वो क्या कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, क्लियर। पर सवाल ये है कि ये तो हो गया हमारा संविधान, अब मान लो ये हो गया प्रियम्बल। तो यदि हम प्रियम्बल को इसका हिस्सा मानते हैं तो फिर हम इस पावर के तहत संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो मतलब ये हो जाएगा कि ये संविधान का भाग नहीं है और ये संविधान का भाग है। तो चूंकि आर्टिकल 368 क्या है, संविधान के संशोधन की शक्ति देता है, तो मतलब हम इसको नहीं बदल सकते, केवल इसको बदल सकते हैं। तो सवाल क्या है मेनली कि क्या ये संविधान का अभिन्न भाग है या नहीं है। अगर ये संविधान का अभिन्न भाग हो जाएगा तो इसमें संशोधन करने की भी शक्ति होगी, अगर अभिन्न भाग नहीं होगा तो संशोधन करने की शक्ति भी नहीं होगी। तो ये सवाल हमारे सुप्रीम कोर्ट को सॉल्व करना था, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें सुप्रीम पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामला, एक बेरूबारी मामला था 1960 का, है ना, बेरूबारी मामला, बड़ा शानदार मामला है ये, इसको देखिएगा, है ना। हमें पाकिस्तान को थोड़ी जमीन का टुकड़ा देना था, उसी के संदर्भ में ये मामला गया था, है ना। अब इसको अलग से पढ़ाऊंगा, जब संशोधन पढ़ाऊंगा तब ये पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, है ना। तो बेरूबारी मामला समझ रहे हैं आप, उसके तहत ये पूछा गया राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई बताओ संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, पर यह भी कहा कि संविधान की उद्देशिका को पढ़ के आप संविधान की व्याख्या में जरूर प्रयोग कर सकते हो। कहने का यह मतलब है कि इसको बिल्कुल से निरुद्देश्य नहीं बना दिया, है ना। उन्होंने बस ये कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, पर इसकी थोड़ी बहुत मदद ली जा सकती है जब संविधान की व्याख्या करनी हो। लेकिन 1973 के केशवानंद केस में, केशवानंद भारती का केस है, मैंने ऑलरेडी संविधान की मूल ढांचा में इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा। उसमें कह दिया कि संविधान की उद्देशिका भारत के संविधान का अभिन्न भाग है, अर्थात बेरूबारी के मामले को बिल्कुल से पलट दिया और स्वीकार कर लिया कि संविधान का अभिन्न भाग है। तो अब समझ जाइए कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है ना। तो इसी तरह फिर इसमें आपको पता होगा 42वें संशोधन के तहत हमारे संविधान की उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन किया गया, क्योंकि इसको अब अभिन्न भाग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान लिया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान की उद्देशिका के द्वारा हम संविधान के कई ऐसे पहलुओं को समझ सकते हैं जिनमें आपस में विरोधाभास है। ये बात मैंने आपको व्याख्या के द्वारा पहले ही समझा दी। साथ में संविधान के उद्देशिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट को लेकर लोग न्यायालय में जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय जा सकता है, पर संविधान की उद्देशिका को लेकर न्यायालय नहीं कोई आ सकता। क्लियर। तो कहा गया कि इसके संदर्भ में कोई सीधे न्यायालय नहीं जा सकता। साथ में यह भी कहा कि संविधान की उद्देशिका सरकार को कोई पावर नहीं देती, ना ही सरकार की ऊपर कोई लिमिट लगाती है। बस उन्होंने फिर यही कहा कि संविधान की उद्देशिका का सबसे प्रमुख कार्य है कि यह संविधान सभा के लोगों के दिमाग को, जो संविधान सभा के लोग थे उनके दिमाग को बताती है कि उनके दिमाग में कैसे भारत को लेकर योजनाएं थी, है ना, अर्थात वो किस तरह के भारत को बनाना चाह रहे थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में आपको पहले व दूसरे लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ना मिला हो, कई सवाल बन रहे हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।